चलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर निकलते हैं, बट ये एक डिबेट तो है। अब विदाउट अ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी और एक कोalition गवर्नमेंट के अंडर क्या इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ पे ब्रेक लगने वाला है? क्योंकि एक साइड तो कहता है कि यार कोalition गवर्नमेंट में हजारों प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो जाता है, कंसेंसस बिल्डिंग डिफिकल्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज पुश नहीं हो पाते। वहीं पे दूसरा साइड ये कह रहा है कि भाई ये जो डर है, ये जो आपका थ्योरी है, इसका क्या बेसिस है? क्या हिस्टोरिकली ऐसा कुछ भी डेटा है जो आपके इस डर को वैलिडेट करता है? तो चलो इस डिबेट को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कि क्या कोalition गवर्नमेंट के आते ही इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे ब्रेक लगने वाला है। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे और जैसे जैसे एक एक आर्ग्यूमेंट मैं देता जाऊंगा वैसे वैसे इन आर्ग्यूमेंट्स को मैं इस डिबेट बोर्ड पे डालता जाऊंगा और एंड में देखेंगे which side wins. So stay till the end क्योंकि this debate is going to turn around its head. So इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग पार्टीज हैं कोalition में, उनके खुद के कुछ प्रायोरिटीज होंगे, उनके खुद के कुछ डिमांड्स होंगे, जिसकी वजह से एक कॉमन कंसेंसस पे आना या एक डिसीजन पे आना शायद मुश्किल हो जाएगा। और हमने कई बड़े डिसीजंस देखे भी हमारे पिछले 10 सालों में जब एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट था। CA, एब्रोगेशन ऑफ 370, GST, क्या ये बड़े डिसीजंस हो पाते अगर इंडिया में एक कोalition गवर्नमेंट होता? Many would say नहीं। ये सब डिसीजंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी चाहिए होता है विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन दी पार्लियामेंट। एंड ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि जब आप एक कोalition गवर्नमेंट में होते हो तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। इफ आई जॉक डाउन द मेमोरी लेन, 2011 में इंडिया का इकोनॉमिक हालत थोड़ा सा बुरा था। जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन था, इंडिया के एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन हो गए थे क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन था। अब इन सब के वजह से इंडिया का करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट दोनों के ही डेफिसिट्स बढ़ते जा रहे थे। और इस टाइम पे जब ये यूपीए गवर्नमेंट इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था तो मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में बोला कि इस रिकवरी पाथ के सामने 3 बड़े रोड ब्लॉक्स हैं। पहला करप्शन, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में ही बहुत बड़ा इनर्शिया था कुछ भी नया चेंज अडॉप्ट करने में, और तीसरा कोalition पॉलिटिक्स। तो चलो इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं और डिबेट बोर्ड में सबसे पहला आर्गुमेंट डालते हैं, डिफिकल्टी ऑफ कंसेंसस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसको हम यस साइड में डालेंगे क्योंकि ये हमारे उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है कि कोalition गवर्नमेंट के वजह से शायद इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलो ये तो एक थ्योरी हो गया, बट क्या इस चीज के हमारे पास कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हैं फ्रॉम हिस्ट्री? इफ आई रिमेंबर करेक्टली, यूपीए 2 में जब मनमोहन सिंह एफडीआई इंट्रोड्यूस करना चाहते थे इन मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर, तो देयर वाज ग्रेट इन फाइटिंग विद इन द कोalition पार्टनर्स। इनफैक्ट पार्लियामेंट में जब ये वोटिंग के लिए आया था तो कोalition पार्टनर टीएमसी तो वॉकआउट ही कर गया था। वैसे ही पेंशन रिफॉर्म्स, एनपीएस तो 2004 से ही एस्टैब्लिश हो गया था, लेकिन पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था जाके 2011 में। और इसके डिले का बहुत बड़ा एक रीजन था कि यूपीए कोalition के अंदर ही अग्रीमेंट नहीं आ पा रहा था, especially related to FDI in pension matters. GST को ले लो यार, one of the biggest economic policies of India, right? 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने तो इसको पास किया, बट ये इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में पहली बार वे बैक इन 2011। यूपीए ने इंट्रोड्यूस किया था और मोदी लेड ऑपोजिशन ने ही इसको अपोज किया था। बट ऑपोजिशन तो था ही, यूपीए कोalition पार्टनर्स के अंदर ही जीएसटी को लेके काफी डिसएग्रीमेंट्स था, स्पेशली ऑन द मैटर ऑफ कंपेंसेशन टू स्टेट्स। चलो इन कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम डिबेट बोर्ड में डालते हैं क्योंकि ये भी उसी आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। वैसे अगर आपको लगता है कि कोalition पॉलिटिक्स के वजह से सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, देन ऐसा नहीं है। 2015 में मोदी गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। उनके हिसाब से अगर आप लैंड अक्वायर कर रहे हो फॉर
स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक डिफेंस या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या लो कॉस्ट हाउसिंग, तो इन कुछ स्पेसिफिक रीजन से अगर गवर्नमेंट लैंड अक्वायर कर रहा है तो लैंड ओनर्स के कंसेंट की जरूरत और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन क्लॉजेस को वो लैंड रिफॉर्म बिल से निकालना चाहते थे, बट उनको काफी ऑपोजिशन मिला। ऑपोजिशन से नहीं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी इसको स्टडी कर रहा था इस बिल को, उसमें बहुत सारे बीजेपी के ही मेंबर्स थे और एनडीए के मेंबर्स थे, और इन मेंबर्स ने खुद काफी ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और इवेंचुअली इस लैंड एक्विजिशन बिल में ये दोनों ही क्लॉजेस वापस इंट्रोड्यूस करना पड़ गया था। सो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं ये सब, राइट? बट यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं है, मेरा चैनल पॉलिटिकल नहीं है। मेरे चैनल में आपको इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक इश्यूज पे डिबेट देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं किसी भी इशू का दोनों साइड के आर्गुमेंट्स को एनालिसिस करूंगा थ्रू डेटा, और ऐसे अनबायस्ड एनालिसिस से मैं डिकोड करूंगा हमारे इकोनॉमिक इश्यूज को, एंड आई विल डिकोड, debate and help you decide on which stand to take। और अगर आपको लगता है कि ऐसे अनबायस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की जरूरत है आजकल, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग, और मेरे अपने खुद के चैलेंज में सपोर्ट करिए, बिकॉज आई वांट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स विद इन अ मंथ। वापस आते हैं डिबेट पे, और डिबेट में एक साइड का पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है, राइट? थोड़ा और हैवी करें। अब देखो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब पॉलिसी निकालता है, it doesn't necessarily have one specific state or a couple of states in its mind, right? जिनको ये किसी भी पॉलिसी से ज्यादा फायदा हो। मेनली ये पॉलिसीज नेशनल लेवल पे होते हैं। अरे इसलिए तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जैसे सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट व्हाट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, उसमें कुछ रीजनल पार्टीज भी पावर में आ जाते हैं। अब सोचिए कि रीजनल पार्टीज को तो पता है कि उनका वोटर बेस कहां पे है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक स्टेट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब ऐसा कुछ कोलिशन बनता है जहां पे रीजनल पार्टीज भी पावर में है, तो क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज थोड़ी सी स्क्यूड हो सकती हैं? क्या ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा जिससे कि इन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को फायदा मिलेगा? आई मीन, क्या ये डर अनबायस्ड है? क्योंकि इस गवर्नमेंट के पावर में आते ही हमें ऐसे तो कुछ डिमांड्स के रूमर्स एटलीस्ट सुनने को मिल रहे हैं दैट दिस गवर्नमेंट विल पुश फॉर स्पेशल स्टेटस टू बिहार एंड तेलंगाना फॉर ऑब्वियस रीजंस। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग बूम चल रहा है, राइट, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेसिस सेटअप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चाइना प्लस वन पॉलिसी, एंड मेनी कंपनीज वांट टू एग्जिट आउट ऑफ चाइना। बट एनीवेज, ये जो मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रहा है, उसमें कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन स्टेट्स को ज्यादा फायदा मिल रहा है। Many companies are setting up the manufacturing bases in these states. But क्या coalition government के आने के बाद से ये जो मैन्युफैक्चरिंग का बूम है, ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में अब ज्यादा देखने को मिलेगा? And such interference will have economic impact, right? तो इस आर्ग्यूमेंट को भी डेफिनेटली डिबेट बोर्ड में जाना चाहिए, दैट डिफरेंस इन प्रायोरिटीज बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज विल हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द कंट्री। ये डिबेट काफी वन साइडेड होता जा रहा है, राइट? थोड़ा और वन साइडेड बना देते हैं। अब एक और आर्ग्यूमेंट है जो इस डर को वैलिडेट करता है कि हो सकता है कोलिशन गवर्नमेंट के चलते इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकता है। नाउ देयर आर स्पेकुलेशंस कि जिस इंटेंसिटी से मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा था, जो इंफ्रा पुश था, उसमें शायद स्लो डाउन देखने को मिलेगा। जो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ हो रहा था, उसमें शायद स्लो डाउन देखने को मिलेगा। और कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सम ऑफ दिस कैपिटल विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स सोशल स्पेंडिंग, वेलफेयर स्पेंडिंग, और ये सब के चलते
हो सकता है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा था उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जो इवेंचुअली हमारे अकाउंट डेफिसिट्स को अफेक्ट करेगा। एंड माइंड यू, ये जो अकाउंट डेफिसिट्स है ये इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है। उन्होंने खुद ही टारगेट सेट किया है कि 2025-26 तक जो हमारा अकाउंट डेफिसिट है वो 4.5% तक वो लेके आएंगे, 4.5% ऑफ आवर जीडीपी। अब देखो भाई, ये डेफिसिट जो है कम करने के लिए या तो रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा या तो एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। नाउ मेनी एक्सपर्ट्स वर सेइंग कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट था, ये जो एक्सपेंडिचर कम है वो मेनली करेगा इन द एरिया ऑफ सब्सिडी या सोशल स्पेंडिंग, और ये पैसा यूज करेगा कैपेक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में। लेकिन अब कोalition गवर्नमेंट के अंडर क्या ये अचीव हो पाएगा? क्या ये सारा जो डायनामिक्स है वो सब रिस्क में है? एंड आर दीज टारगेट्स एट रिस्क अंडर दिस कोalition गवर्नमेंट? नाउ मुझसे पूछोगे तो ये सब स्पेकुलेशन है, राइट? ये सब प्रेडिक्शन है कि शायद ऐसा होगा वैसा होगा, बट नॉनदलेस डिबेट बोर्ड में ये आर्गुमेंट तो जरूर जाना चाहिए। एंड लेट मी पुट दिस ऑन द बोर्ड, रिस्क टू डेफिसिट टारगेट्स एंड रिड्यूस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, डिबेट बोर्ड काफी वन साइडेड हो गया है, राइट? तो क्या इससे ये प्रूफ हो जाता है कि कोalition गवर्नमेंट के अंडर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर होगा? वेल, देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। इट्स टाइम टू टर्न द टेबल्स। तो इस डिबेट में सबसे बड़ा डर क्या है? यही है ना कि पॉलिसी मेकिंग हैम्पर होगा, डिसीजन मेकिंग हैम्पर होगा, जिसका इवेंचुअल इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं स्टार्ट करता हूं कुछ डेटा से। जैसे इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इंडिपेंडेंस के बाद से टिल 1989, जब मेजरली कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स ही थे। हाँ, 1970s में थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ था, बट इस एंटायर पीरियड को हम कांग्रेस रन ही मान सकते हैं। उसके बाद से ऑफ कोर्स इट वाज कोalition गवर्नमेंट्स, एंड 2014 के बाद से इट वाज बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट। इन तीनों फेजेस में अगर मैं एवरेज जीडीपी ग्रोथ देखूं तो डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सबसे लंबा बार कोalition गवर्नमेंट के अंडर ही है। इनफैक्ट मैं अगर इंडिविजुअली देखूं तो जब कांग्रेस एरा था टिल 1989, टिल वी कैन से राजीव गांधी गवर्नमेंट, तब तक तो इनफैक्ट इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वाज अबाउट 4%, जिसको इनफेमसली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। और चलो 2004 से 14 और 14 से 24 का ही डेटा देख लेते हैं। अगर इस डेटा में भी 2004 से यानी कि यूपीए के अंडर जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट था, इट वाज हायर देन बीजेपी लेड गवर्नमेंट बिटवीन 2014 एंड 2024। अब ये जो डेटा है, दिस इज कॉन्क्रीट डेटा, दिस इज गवर्नमेंट डेटा, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स को डिबंक कर देता है। पहला कि कोalition गवर्नमेंट्स के अंडर जीडीपी ग्रोथ रेट कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, और दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के अंडर ही कोई भी कंट्री ग्रो कर सकता है। हमने देखा कि 2014 से 24 का ग्रोथ रेट वाज लेसर देन व्हाट यूपी अचीव्ड। इनफैक्ट इंदिरा गांधी, प्रॉब्ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स वी हैव हैड, उसके अंडर का ग्रोथ रेट तो हमें पता ही है, सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेट, राइट? तो क्या ये स्ट्रॉन्ग लीडर का भी आर्ग्यूमेंट गलत पड़ जाता है इफ वी लुक एट हिस्टोरिकल डेटा? और ये चीज डेफिनेटली डिबेट बोर्ड में जाएगा। चलो, ये तो हो गया जीडीपी परफॉर्मेंस। इसके बाद सबसे बड़ा एलिगेशन ऑन कोalition गवर्नमेंट से ही आता है कि इनइफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। यार डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, इतने सारे पार्टीज के सबके डिमांड्स होंगे, बड़े बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स कभी हो ही नहीं पाएंगे। क्या इंडिया के हिस्ट्री में ये चीज वैलिडेट हो पाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटायर इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंड सबसे इंपैक्टफुल पॉलिसी कौन सा था, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड से द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, राइट? कौन लेके आया था? It was under Prime Minister PV Narasimha Rao. It was a minority government and not a Prime Minister जिसको हम strong Prime Minister बोलेंगे। In fact, इसी गवर्नमेंट के अंडर ही फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बैंकिंग रिफॉर्म्स भी लेके आए थे। इंडिया में अगर लेजेंडरी बजट्स की बात करें
तो कई लोग 1991 के बजट के बाद सेकंड नंबर पे रखेंगे ड्रीम बजट, जो 97-98 में प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा। गवर्नमेंट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जो 13 पार्टीज का कोalition गवर्नमेंट था, और जो पावर में तो इसलिए आ पाया क्योंकि कांग्रेस हैड अग्रीड टू एक्सटेंड इट्स सपोर्ट टू दिस कोalition फ्रॉम आउटसाइड। इस बजट में काफी बिग बैंग रिफॉर्म्स थे। जो पर्सनल इनकम टैक्स था वो स्लैश कर दिया गया था टू 30% टैक्स रेट, जो अभी भी लगता है। इसके अलावा ब्लैक मनी के रिकवरी के लिए वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लाया गया था। ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कस्टम्स ड्यूटी स्लैश कर दिए गए थे। सो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर? नो। मेजॉरिटी गवर्नमेंट? नो। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज? टिक। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट, 11 पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट जो आज तक सो कॉल्ड मेजॉरिटी गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पा रही, 20 से ज्यादा सरकारी होटल्स का सेल ऑफ, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जिसने टेलीकॉम सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट का मोनोपोली खत्म किया, एंड मेनी मोर बिग बैंग रिफॉर्म्स। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, गवर्नमेंट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। क्या बीजेपी मेजॉरिटी में था उस कोalition में? नहीं, इट ओनली हैड 182 सीट्स। मेजॉरिटी गवर्नमेंट? नो। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज? टिक। इसके अलावा तो कई और एग्जांपल्स यूपीए 1 और यूपीए 2 से भी हैं, जो एक टिपिकल कोalition गवर्नमेंट था। आई मीन इकोनॉमिक पॉलिसीज तो थे ही, उसके अलावा आरटीआई, वैट, राइट टू एजुकेशन जैसे दूसरे बिग बैंग पॉलिसीज भी यूपीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और पास करवाया था। सो ये सब आर्ग्यूमेंट्स और ये सब इंडियन हिस्ट्री से ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स जो हैं, ये इस थ्योरी को एब्सोल्युटली डिबंक और हवा में उड़ा देती हैं कि कोalition गवर्नमेंट कभी भी बड़े बड़े पॉलिसीज पास नहीं कर सकते। सो हाउ डज द डिबेट बोर्ड लुक नाउ? कौन जीतेगा एंड में? एनीवेज, आई होप कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा तो चेंज हो रहा होगा टुवर्ड्स कोalition गवर्नमेंट। अगेन अ डिस्क्लेमर, इस वीडियो से मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है ये प्रूव करना कि कोalition गवर्नमेंट्स बेटर है। मैं तो इस डिबेट के दोनों एंगल्स को, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को देखना चाहता हूं। हमने ये तो देखा कि कोalition गवर्नमेंट से कैसे इंपैक्ट पड़ता है, और अब हम सिंपली ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि कोalition गवर्नमेंट से कैसे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सो दिस इज जस्ट अ डिबेट एंड वी आर लुकिंग एट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। चलो इस डिबेट बोर्ड के एक और आर्ग्यूमेंट पे अटैक करता हूं। हमने ये पॉइंट डाला ना कि देयर इज अ रिस्क टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एम्बिशियस टारगेट्स है। तो चलो हिस्ट्री में देखते हैं, क्या इंडियन हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जब कोalition गवर्नमेंट्स आए हैं तब कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट हुआ है? जो अकाउंट डेफिसिट्स हैं, यानी फिस्कल अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, क्या डेफिसिट्स भी बढ़े हैं? लेट्स लुक एट डेटा। जहां पे यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल और एनडीए गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के 10 साल के डेटा को स्टडी किया गया है। इस डेटा के हिसाब से not only fiscal deficit but even the revenue deficit were if not better but comparable to what NDA has achieved. I agree कि बीजेपी गवर्नमेंट को कोविड झेलना पड़ा था, वैसे तो यूपीए गवर्नमेंट को भी 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा था। अब कौन सा ज्यादा बुरा था कम बुरा था वो डिबेट तो चलता रहेगा, बट अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा देखूं तो कोalition गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ डेफिसिट्स तो मुझे नहीं दिख रहा, राइट? तो ये तो जरूर डिबेट टेबल में जाएगा कि डेटा सपोर्ट नहीं करता है इस आर्ग्यूमेंट को। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 2004 से 2009 में अबाउट 2.2% ऑफ इट्स जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया, एंड द नेक्स्ट 5 इयर्स इट स्पेंट अबाउट 1.8%। और अगर एनडीए गवर्नमेंट में देखूं तो इतना पब्लिसिटी के बाद भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस तो सेम ही था। आई मीन आई डोंट सी एनी कन्विंसिंग गैप बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग वाली चीज है ना कि एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग पार्टी जब आता है तो प्राइवेट इंडस्ट्री को भरोसा रहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, अच्छे पॉलिसीज बनेंगे एंड स्टेबल पॉलिसीज बनेंगे, कंटिन्यूटी रहेगा, तो वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में। डेटा देख लें, वेल ड्यूरिंग यूपीएस टेन्योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ज्यादा था देन व्हाट वाज अंडर मोदी गवर्नमेंट।
तो इवन दिस डेटा डिबंक्स दिस थ्योरी। सो ये सब को डिबेट बोर्ड में डालने के बाद द डिबेट बोर्ड लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, राइट? सो व्हाट्स माय वर्डिक्ट? मैं तो यार साफ साफ इस टेबल को देख के नो के साइड में जाऊंगा, यानी कि आई डोंट थिंक दैट कोलिशन गवर्नमेंट के आते ही वी हैव एनफ रीजंस टू पैनिक कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ में अब स्लो डाउन आने वाला है। क्योंकि जहां पे यस साइड आर मोर ऑफ स्पेकुलेशंस एंड ज्यादा डर है कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो नो साइड है वो ज्यादा डेटा ड्रिवन है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से, और हमारे खुद के इंडियन हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं जो ये प्रूव करता है कि इंडिया इनफैक्ट हैज प्रोबब्ली फेड बेटर अंडर कोलिशन गवर्नमेंट्स। अब कुछ और डेटा भी देख लें तो यार, जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत हल्ला चल रहा है, राइट? इंडिया इज डूइंग वेल इन अट्रैक्टिंग फॉरेन फर्म्स, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन देखें तो जीडीपी, तो आई मीन इट वाज ऑलमोस्ट सेम अंडर यूपीए। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि यार अभी तो कोलिशन गवर्नमेंट आ गया, अब तो शायद सेंसेक्स उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा जो पहले रिटर्न दे रहा था, तो इस चीज को भी मैंने देखा और ये रहा अपस्टॉक्स का डेटा which clearly shows कि कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर बेटर परफॉर्म किया है सेंसेक्स कंपेयर टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और मैंने खुद इसको मनी कंट्रोल में जाके डेटा को चेक किया और 2004 से 14 को देखा एंड 14 से 24 को देखा, एंड इवन टू माय सरप्राइज 2004 से 14 में सेंसेक्स का रिटर्न वाज बेटर देन बिटवीन 14 से 24। सो ये सब भी डिबेट टेबल में मैं तो डालूंगा, एंड एंड में आई थिंक मेरा वर्डिक्ट तो बहुत क्लियर है। आई डोंट थिंक दैट वी शुड पैनिक। वैसे इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो शायद मैं इस 15 मिनट की वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, बट आप तो कर सकते हो। आप मेरे वर्डिक्ट से एग्री करते हो, नहीं करते हो, आपके पास कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं इस डिबेट को कंटिन्यू करने के लिए, तो जरूर कमेंट्स में कंटिन्यू करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर मेरे को एनकरेज करिए बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं अनबायस्ड, जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। सी यू लेटर।